नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी का जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी अच्छा होगा और आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक ज़बरदस्त दौर से गुजर रही होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के बारे में, यानी कि नेपाल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा था और अभी जो करंट में चल रहा है उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। देखो, श्रीलंका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार बदल लिया है। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे लिए मैटर नहीं करता है और नेपाल ने भी काफ़ी साल लगा दिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो नेपाल ने जो फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो 2007 से उसने शुरुआत की थी और 2015 में उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना था जो है। तो मोटे मोटे तौर पे अगर मैं कहना चाहूँ तो तकरीबन 8 साल लगे थे नेपाल को अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में। अब नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लिया, तो नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? वो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है और इन्होंने 7 प्रोविंसेस बनाई हैं। आप या तो प्रोविंसेस बोल दीजिए या फिर आप क्या बोल दीजिए, स्टेट बोल दीजिए। दोनों का जो मतलब है वो क्या है, सेम है, लेकिन इन्होंने नॉर्थ से साउथ मैनर में बनाई है। ये जो 7 स्टेट बनाई है ना, तो ये 7 स्टेट इन्होंने नॉर्थ से साउथ मैनर में बनाई है। अब मैं इस बात पे क्यों जोर दे रहा हूँ कि भाई ये नॉर्थ से साउथ मैनर में बनाई है नेपाल ने, इसके बारे में भी मैं अभी 1-2 मिनट के बाद आपको वीडियो में बताऊंगा। अब आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं पॉपुलेशन ऑफ नेपाल के बारे में, ठीक है। तो मेनली जो ग्रुप्स हैं, मोटे मोटे तौर पे जो ग्रुप नेपाल में है, जो पॉपुलेशन के तौर पे अगर मैं कहना चाहूँ तो सबसे पहले मैं डिवाइड करना चाहूँगा नेपाल को बहुन क्षेत्रीय की कैटेगरी में, ठीक है। ये एक पहला ग्रुप है। तो बहुन का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण। सो अराउंड 29% ऑफ द बहुन क्षेत्र आर अवेलेबल इन द हिल्स एरिया ऑफ द नेपाल। तो नेपाल को मैं 2 पार्ट में ब्रेक करना चाहूँगा। एक नेपाल को मैं ब्रेक करना चाहूँगा हिल एरिया में और एक प्लेन एरिया में। सो दिस पीपल, बहुन क्षेत्र पीपल्स who are 29% in numbers, they basically lives or stay in the hills area of the Nepal. And I can also say that they belongs to the elite class and all the constitutional posts were held by these category peoples. तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की हो, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या फिर क्या हो, आर्मी का चीफ हो, all the constitutional posts were held by these peoples who stays in the hills area and they are the 29% in the numbers. और जितनी भी नेपाल की जो एलिट क्लास हैं, they also belong to the बहुन क्षेत्र। बहुन मीन्स ब्राह्मण। ये क्लियर हो गया? पहली कैटेगरी और ग्रुप इज क्लियर। नाउ लेट मी कम टू द सेकंड ग्रुप। अब मैं बात करना चाहूँगा सेकंड ग्रुप के बारे में, एंड दिस सेकंड ग्रुप इज नथिंग बट द थारूज। THARU बोल दीजिए या फिर S लगा दीजिए, बोथ आर सेम। तो ये क्या है? दे आर द इथनिक पीपल्स और इंडिजिनियस पीपल है। कहाँ के? साउथ ऑफ द नेपाल के। एंड दे ऑल्सो स्टे इन द नॉर्थ इंडिया, सम पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया। जैसे मैं बात करना चाहूँ उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में आपको थारूज मिल जाएंगे, आपको बिहार में मिल जाएंगे। इसी तरह से बिहार के साथ साथ आपको सम पार्ट ऑफ द यूपी, उत्तर प्रदेश में भी ये मिल जाएंगे, क्योंकि एरिया लगा हुआ है नेपाल से। क्या है? ये एरिया लगा हुआ है। फाइन। इसके बाद हम तीसरे नंबर पे बात करना चाहेंगे मदेशी के बारे में। अगर आपको याद हो तो पहली वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया था, मदेशी ग्रुप का। सो दीज पीपल्स आर अराउंड 36% इन द नंबर्स एंड दे लिव्स इन द प्लेन एरिया ऑफ नेपाल। तो ये जो प्लेन एरिया है नेपाल का, ये उसमें रहते हैं मदेशी जो है। तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन कितनी है? 36% इनकी पॉपुलेशन है। अब इनके कुछ कंसर्न हैं। क्या कंसर्न है? पहला कंसर्न तो ये है कि दे वांट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, एडिक्वेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में इनको क्या चाहिए? एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ये इनका मेन कंसर्न है कि भाई जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में मदेशी का जो नंबर्स है वो काफ़ी कम है। तो इनको एक तो पार्लियामेंट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। दूसरा इनका जो कंसर्न है, व्हाट दे वांट ए स्ट्रॉन्ग मदेशी स्टेट। ये चाहते हैं कि हमारी एक स्ट्रॉन्ग मदेशी स्टेट हो और वो नॉर्थ से लेके साउथ फैशन में ना होगे। वो कौन से फैशन में होनी चाहिए? ये इनका जो डिमांड है वो है ईस्ट से वेस्ट। ईस्ट से क्या होनी चाहिए? वेस्ट फैशन में होनी चाहिए। ये इनकी डिमांड है। अच्छा, चौथे नंबर पे मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा जनजातीय के बारे में। किसके बारे में? जनजातीय के बारे में। ये फोर्थ कैटेगरी हमारे पास आती है इन द पॉपुलेशन। अब बेसिकली ये क्या है? ये आदिवासी पीपल हैं। दे आर द आदिवासी पीपल्स एंड मोस्टली इसमें आपके दलित हैं। इन्होंने एक पार्टी भी बना रखी है, दलित जनजाति पार्टी। तो दलित जो जनजाति पार्टी है वो बेसिकली में क्या है? एक नेपाली पॉलिटिकल पार्टी है। सो रिसेंटली वी डिस्कस अबाउट दिस 4 ग्रुप्स। तो ये हमने 4 ग्रुप के बारे में डिस्कस किया। जैसे मैंने आपको मेन जो हमारा जो ग्रुप है मदेशी के जो कंसर्न थे वो मैंने आपको बताए,
ठीक है। फिर आपके पास बहुन क्षेत्रीय है, मैंने आपको बताया, जनजाति मैंने आपको बताया, और फिर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको थारूस के बारे में बताया। अब देखो ये जो मदेशी हैं, मदेशी के ये कंसर्न तो मैंने आपको बता दिए, इसके अलावा भी मदेशी के काफ़ी कंसर्न थे। अब जैसे कि मदेशी का जो मेन कंसर्न था वो ये भी था कि कोई भी मेजर पॉलिटिकल लीडर हमारे ग्रुप से नहीं है। अब देखो मेजर पॉलिटिकल लीडर इस ग्रुप से क्यों नहीं है, क्योंकि बेसिकली में जो मदेशी हैं वो मदेशी कहाँ से आगे बसे हुए हैं, वो इंडिया से आके नेपाल में बसे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई इंडिया और नेपाल का क्या है, रोटी बेटी का रिश्ता है, ठीक है। तो अब कुछ जो इंडियंस है वो कहाँ पे बस गए, वो नेपाल में बस गए, और कुछ नेपाल के थे वो कहाँ पे बस गए, वो इंडिया में बस गए। और हिस्टोरिकली भी अगर आप देखोगे ना, तो हिस्टोरिकली भी जो मदेशी ग्रुप हैं इनको हमेशा से क्या किया गया है, नेग्लेक्ट किया गया है। अब हालांकि 2007 में 3 मिलियन मदेशीज को सिटीजनशिप ग्रांट कर दी गई थी, मतलब जो इंडिया से गए थे कहाँ पे, नेपाल में, उनको नेपाली सिटीजनशिप दे दी गई थी। लेकिन अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या आती है, तो देखो ये नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर मैं नेपाल के पार्लियामेंट की बात करूँ ना, तो नेपाल के पार्लियामेंट को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। एक मेरे पास क्या हो जाएगा, अपर हाउस, और एक मेरे पास क्या हो जाएगा, लोअर हाउस मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। दो चीज़ों में मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करता हूँ। अब जो अपर हाउस है उसमें 7 स्टेट आती हैं, 7 प्रोविंस आते हैं, तो इसमें तो क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी इसकी लोअर हाउस की, तो लोअर हाउस में हमारे पास क्या है, नेपाल में 165 सीट आती हैं, जिसमें से जो 100 सीट है ना, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, मतलब जो हिल्स एरिया से जो चुन के आएंगे ना, तो 100 सीट तो उनके लिए होगी, और 65 सीट किसके लिए होगी, जो प्लेन एरिया से चुन के जो मेंबर आएंगे उनके लिए होगी। तो यहाँ पे ये कंसर्न भी आता है कि भाई आपने जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन यही नहीं दे रखी है नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो मदेशी है, मदेशी का कंसर्न ये भी है कि आप हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से क्या कीजिए, सीटों को बांटिए। अब मेन समस्या क्या आती है, मेन समस्या ये आती है कि जब नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो नेपाल ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक लाइन लिख दी। वो लाइन क्या थी कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट विल नॉट बी बिलोंग्स टू दी नेचुरलाइज सिटीजन्स, मतलब जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होंगी वो नेचुरलाइज सिटीजन्स को नहीं मिलेंगी। अब देखो दोस्तों, ये सिटीजनशिप में मैं आपको पढ़ाऊँगा पॉलिटी में, लेकिन मैं आपको फिलहाल यहाँ पे बता देता हूँ। देखो सिटीजनशिप को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। एक आपके पास क्या हो जाएगा, डिसेंट हो जाएगा, और एक आपके पास क्या हो जाएगा, नेचुरलाइजेशन हो जाएगा। अगर मैं किसकी बात करता हूँ, डिसेंट की। अब डिसेंट का मतलब क्या है, डिसेंट सिटीजनशिप क्या होती है, जैसे सपोज करो आपके दादाजी इंडिया में पैदा हुए, आपके पापा भी इंडिया में पैदा हुए, और आप भी क्या है, इंडिया में पैदा हुए हैं। तो जैसे आप पैदा हुए तो बाय बर्थ आपको क्या मिल जाएगी, इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बाय डिसेंट। क्या बोलते हैं, बाय डिसेंट। अब दूसरा जो मैं आपको बता रहा था ना, बाय नेचुरलाइज सिटीजन, तो वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए बाहर से कोई इंडिया में आया घूमने के लिए, वो 10-15 साल इंडिया में रहा, उसको इंडिया काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है, और गवर्नमेंट ने उसको सिटीजनशिप ग्रांट कर दी, तो उसको क्या बोलेंगे, नेचुरलाइजेशन बोलेंगे। अब जो मदेशी लोग नेपाल में गए हुए हैं, ठीक है, जो मदेशी लोग नेपाल में जो गए हुए हैं, इंडिया से जो गए हुए हैं, जो मदेशी कहलाते हैं कहाँ पे, नेपाल में, वो उनको हम मदेशी बोलते हैं। अब मुझे एक बात का जवाब दो, नेपाल का कहना यह है कि भाई अगर कोई दूसरी कंट्री से आके बस गया है हमारी कंट्री में, तो वो नेपाल के लिए लॉयल थोड़ा ना हो सकता है, ठीक है। ये बात आप भी कह सकते हैं, जैसे इंडिया में बांग्लादेश से काफ़ी लोग इंडिया में आ जाते हैं, तो वो इंडिया के लिए लॉयल थोड़ा ना होंगे, ठीक है। तो ये एक कंसर्न है यहाँ पे। तो ये वो कंसर्न है जिनकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्राइसिस हैं वो बने रहते हैं नेपाल में। अब जैसे ये कहा गया ना कि भाई जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं वो नेचुरलाइज सिटीजन्स को नहीं मिलेंगी, जैसे पीएम है वो नहीं बनाएंगे, चीफ जस्टिस है वो नहीं बनाएंगे, आर्मी चीफ है वो नहीं बनाएंगे। तो 2015 में क्या होता है, ब्लॉकेड हो जाता है, कहाँ पे, आपके नेपाल के जो है प्लेन एरिया में। अब ब्लॉकेड घोषित कर दिया जाता है, तो काफ़ी हाई लेवल पे क्या होता है, वायलेंस स्टार्ट हो जाता है। जब वायलेंस स्टार्ट होता है तो ये वायलेंस कौन करते हैं, ये मदेशी लोग करते हैं। आप देखिएगा गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो 2015 में मदेशी ग्रुप के द्वारा वायलेंस कर दिया जाता है। अब ये जो वायलेंस था ना, ये वायलेंस काफ़ी मतलब बड़े लेवल पे था, काफ़ी बड़े लेवल पे था। अब जब ये वायलेंस काफ़ी बड़े लेवल पे था तो प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम हमारे पास हो जाती है किसकी, फूड सप्लाई की, इसेंशियल सर्विसेज की, ठीक है, और फ्यूल की। फ्यूल में आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, इन सब की क्या है, काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है।
नेपाल अब क्या करता है, नेपाल इंडिया को फ़ोन करता है कि भाई आप हमें जो है ये जो इसेंशियल सर्विसेज हैं इनकी आप हमें सप्लाई एयरलिफ्ट करा दो, मतलब एयरलिफ्ट, एयर के थ्रू ना, मतलब प्लेन से आप हमें भेज दो। गैस की उनको ज़रूरत थी, फ्यूल की उनको ज़रूरत थी। अब इंडिया ये कहता है कि देखो ये जो वायलेंस आपके यहाँ पे हो रहा है ना, ये वायलेंस कौन कर रहे हैं, मदेशी। अब मदेशी कौन है, जो इंडिया से आके बसे हुए हैं, ठीक है। अगर हम एयरलिफ्ट कर देंगे ना तो ये लोग नाराज़ हो जाएंगे, तो इनके जो रिलेटिव हैं वो कहाँ पे, इंडिया में हैं, तो इससे क्या है, इंडिया में वायलेंस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब इंडिया में भी क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो हम एयरलिफ्ट नहीं कर सकते। अब नेपाल क्या करता है, नेपाल तो भाई लैंडलॉक कंट्री है। अब मान लीजिए जहाँ पे दंगा हो रहा है, जहाँ पे वायलेंस हो रहा है, वहाँ के लोगों को दूध ही ना मिले, बच्चे, अब बच्चे को, जो छोटे बच्चे होते हैं वो रोटी तो नहीं खा सकते हैं, ठीक है, उनको तो भाई दूध ही चाहिए होगा। अब दूध क्या है, इसेंशियल सर्विस में आता है, अब दूध ही नहीं मिलेगा तो फिर काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो नेपाल ने क्या किया, नेपाल के पास ऑप्शन क्या बचा था, नेपाल के पास ऑप्शन बचा था चाइना का। तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने एयरलिफ्ट करा दिया, जो भी इसेंशियल सर्विसेज थी दे आर ऑल आर एयरलिफ्टेड बाय चाइना। ओके, अब हम थोड़ी सी बात केपी ओली साहब के बारे में भी कर लेते हैं। इनको खड़ग प्रसाद शर्मा ओली साहब भी बोला जाता है। तो वैसे देखा जाए तो ये 38 प्राइम मिनिस्टर हैं किसके, नेपाल के। लेकिन अभी जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जो अभी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है नेपाल का, उसके हिसाब से ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है। तो जो केपी ओली साहब, जैसे मैंने आपको बताया अभी, जो मदेशी ग्रुप की वजह से जो वायलेंस हुआ था, उसके बाद जो केपी ओली साहब थे, अब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अब जो केपी ओली साहब है ये प्राइम मिनिस्टर हैं 38, ठीक है। नए वाले के हिसाब से ये पहले हैं, और वैसे देखा जाए तो नंबर में 38 हैं। अब केपी ओली साहब का जो झुकाव है ना, अब वो चाइना की तरफ जाता है। तो इन्होंने चाइना को कहा कि भाई देखो, अब 2015 में हमारे यहाँ पे वायलेंस हो गया था, तो अब आप लोग एक काम करो, यू प्रोवाइड अस द ट्रांजिट रूट्स, ठीक है, आप हमें ट्रांजिट रूट प्रोवाइड कर दो, ताकि कल को अगर मान लीजिए इंडिया की तरफ से जो सप्लाई आ रही है अगर वो रुक जाए तो हम लोग चाइना में जो है वो ईजिली एक्सेस कर सकें। तो चाइना का जो दिल है वो बहुत बड़ा है, तो चाइना ने ओपन कर दिया, ठीक है भाई, यू कैन एक्सेस आवर ट्रांजिट रूट। अब रेल लाइन बिछानी है तो चाइना तो तैयार है रेल लाइन बिछाने के लिए, ठीक है, उसने बना भी दिया, काफ़ी हद तक जो है वो कंप्लीट भी हो गया है। अच्छा, इसके अलावा जो और मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, केपी ओली शर्मा साहब ने एक और बात कही थी चाइना को। वो क्या कही थी कि भाई जो पोर्ट हैं, चाइना ने जो पोर्ट बना रखे हैं, आप हमें उस पर भी एक्सेस दे दो। तो चाइना ने वो भी एक्सेस दे दिया कि भाई आपको जो भी आपको रिक्वायरमेंट है ना, हम आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे। अब देखो, चाइना ने सपोर्ट कर दिया। अब इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से इंडिया की तरफ उनका जो झुकाव है वो थोड़ा सा नेपाल का कम हो गया, और चाइना की तरफ क्या होगा, ज़्यादा हो गया। अब इंडिया का आर्गुमेंट क्या है, मतलब फाइनल, अब मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको कंक्लूजन दे रहा हूँ। देखो, इंडिया क्या कहता है, ठीक है भाई आप लोगों ने ये सब कर लिया। इंडिया कहता है कि देखो, अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, ठीक है, या फिर अगर हम कल्चर की बात करते हैं, पीपल टू पीपल, जैसे इंडियंस काफ़ी ज़्यादा हैं वहाँ पे नेपाल में, जैसे मैं मदेशी ग्रुप की बात कर रहा हूँ, तो ये जो पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट है, और अगर हम रिलीजियस और कल्चर की बात करते हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हमें बना के देता है। इट गिव्स ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड नेपाल रिलेशनशिप। ये पहली बात इंडिया कहता रहा है, ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस के पेपर में। दूसरा मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा HIT, HIT, ठीक है, 3 चीज़ों के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। एक हमारे पास होगा H, एक होगा हमारे पास I, एक हमारे पास क्या होगा T। H का मतलब क्या है, हाईवे, ठीक है, I का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन वे, ठीक है, और T का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन वे। आप हाईवे अच्छे बनाओ, ठीक है, मतलब इंडिया से काठमांडू के लिए हाईवे हो, और वहाँ से जो है अगर चीन में जाना चाहें वो चीन में एक्सेस हो सके। उसके बाद इंडिया बार बार कहता रहा कि भाई आप लोग जो है डैम बनाइए, क्योंकि अगर आप लोग डैम नहीं बनाएंगे, अब मेजर जो रिवर हैं वो सारी की सारी कहाँ से आती हैं, नेपाल से आती हैं। अगर नेपाल मान लीजिए डैम नहीं बनाएगा, ठीक है, अब नेपाल की प्रॉब्लम क्या है, नेपाल को डर ये लगता है कि नेपाल ने अगर डैम बनाया तो डिस्प्लेसमेंट होगी तो भाई फ्लड भी आएंगे, फ्लड आएंगे तो कैजुअलिटी भी हो सकती है। अब मुझे एक बात का जवाब दो यार, अगर आपको बिजली भी चाहिए और आप डिस्प्लेसमेंट भी नहीं कराना चाहते, अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ये तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब भूटान जो है, भूटान अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ इंडिया और भूटान का, अब भूटान जो है वो एक्सपोर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, अब इंडिया लेता है भूटान से। अब भूटान क्या है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के मामले में अगर हम बात करें, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा अभी इंडिया भूटान रिलेशनशिप में, तो भूटान क्या करता है, भूटान एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, एक्सपोर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को।
तो भाई तुम भी करोगे, तुम्हारे पास भी जो फॉरेन रिजर्व है वो ज़्यादा हो जाएगा। भाई अल्टीमेटली एडवांटेज किसको होगी? अल्टीमेटली फ्यूचर में जो एडवांटेज होगी वो आप लोगों को ही तो होगी, नेपाल को ही तो होगी। तो नेपाल को ये हमने बताया। अच्छा, तीसरी बात इंडिया क्या कह रहा है कि भाई एक है ना, आप स्पीडी इंप्लीमेंटेशन करो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट की जो है, मतलब इंडिया से कोई भी व्हीकल अगर जाएगा, ठीक है, तो वो नेपाल में जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है। अब देखो ये सब मतलब इंडिया कहता रहा है, मतलब ठीक है, जितनी भी जो मेन चीज़ थी अब इंडिया ने बता दिया कि भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप बिजली बनाओगे तो हम अपनी कंपनी को भेजेंगे, ठीक है, जो भी वहाँ पे काम होगा वो हमारी इंडियन कंपनी देखेंगी, इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है उसको इंडिया देख लेगा। अब केपी ओली साहब क्या कहते हैं? केपी ओली साहब कहते हैं कि भाई मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ 2+1 फॉर्मूला, मतलब ये आपके पास क्या है, नेपाल है, ये इंडिया, ये चाइना है। अब नेपाल के एक तरफ तो क्या है, इंडिया है, और इसके दूसरी तरफ क्या है, चाइना है। तो नेपाल कहता है कि भाई हम एक काम कर लेते हैं, हम एक रेल लाइन चालू कर लेते हैं, ठीक है, जो बनी हुई है, मतलब हाफ बनी हुई है, मतलब इंडिया से आप काठमांडू आ जाओ और काठमांडू से आप कहाँ चले जाओ, आप अगर जाना चाहो चाइना में जैसे अगर आप रिलीजियस पर्पस के लिए भी या फिर आप कमर्शियल पर्पस के लिए भी कनेक्ट करना चाहे, रेल को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे लुम्बिनी एक रिलीजियस प्लेस है, बुद्धिस्ट प्लेस है, जैसे इसी तरह से जनकपुर एक प्लेस है नेपाल में, ठीक है। अगर नेपाल को कनेक्ट करना चाहे चाइना के साथ और इंडिया को कनेक्ट करना चाहे नेपाल के साथ, तो इंडिया नेपाल चाइना ये एक रूट यहाँ पे बन सकता है। तो ये केपी ओली साहब कह रहे हैं। लेकिन इस रूट से क्या होगा, इस रूट से नेपाल को तो फ़ायदा हो सकता है लेकिन हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है, ठीक है। कमर्शियली मान लीजिए, अब आपको पता कि भाई अगर आप कोई भी सामान मंगवाते हैं, ठीक है, एटीएम है, एटीएम में भी अगर कोई पुर्जा लग रहा है तो वो चाइना में क्या सस्ता मिलेगा, इंडिया में क्या उसकी बहुत सारी चीज़ें तो इंडिया में मिलती भी नहीं है। तो इससे क्या होगा, इंडिया को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी देती है। तो ये एक वे फॉरवर्ड आप इसमें लिख सकते हैं मेंस के पेपर में। तो ये पूरा जो मैंने अभी आपको इंडिया नेपाल रिलेशनशिप के बारे में बताया, तो ये यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो मैंने आपको सारी स्लाइड भी प्रोवाइड करा दी हैं, सारा कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसके अलावा डे टू डे अभी ऐसा भी हो सकता है कि केपी जो ओली साहब हैं इनकी सरकार गिर भी सकती है, ये हट भी सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई नेपाल में जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं वो काफ़ी ज़्यादा चलते रहते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस टॉपिक को ख़त्म करूँगा यहाँ पे इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप को। और इसके अलावा करंट में जो चीज़ें आएंगी ना, वो मैं आपको अलग से वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। और उनमें से एक एक दो पॉइंट आप जो है अपनी कॉपी में लिखते रहना। और मैक्सिमम अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा इंडिया नेपाल का GS2 में। अब उसमें आपको ज़्यादा PhD तो करने की ज़रूरत है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको जो है सफिशिएंट कंटेंट दे दिया है और करंट में भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो एक है ना, चाहे 10 नंबर में क्वेश्चन आए या फिर 15 में, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा या फिर कितने का आएगा, 15 का, या 150 वर्ड में लिखना होगा या 250 वर्ड में लिखना होगा। तो आपके पास मैंने इंडिया नेपाल में काफ़ी कंटेंट दे दिया है और मैं आगे भी दे दूंगा। तो इसको आप जो है याद रख लेना। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में जैसे बताई कि भाई मदेशी की जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी, है ना, उनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए थी। तो इसके अलावा जब मैं आपको बाकी जो टॉपिक पढ़ाऊंगा ना इंटरनेशनल रिलेशन में या फिर पॉलिटी में जो मैं पढ़ाऊंगा, तो इनको आप रट लिया करो। जैसे मैंने कहा ना, दे वांट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और दे वांट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट, इन वर्ड को रट लो, ठीक है। तो ये जैसे ब्लैक लिव्स मैटर का जो मुद्दा चल रहा है US में, अगर मान लीजिए उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया तो यही चीज़ आपको क्या करनी है, कॉपी पेस्ट कर देनी है, समझ रहे हो। तो आपको अलग से कंटेंट तैयार नहीं करना है। तो मैं आपको पूरा का पूरा जो GS2 है, ठीक है, पूरा का पूरा GS2 मैं आपको यहाँ पे वीडियो के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपका एक बार मेंस क्लियर हो जाए ना, मेंस का आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फिर प्री निकालने में आपको देर नहीं लगेगी। तो आई होप दोस्तों आपको जितना भी मैंने पढ़ाया इंडिया नेपाल रिलेशनशिप के बारे में अभी फ़िलहाल यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं सारे के सारे कमेंट पढ़ता हूँ। और अपने जो आपके जो दोस्त हैं उनके साथ आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।